नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीम। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने वाले सीनियर जर्नलिस्ट अजीत त्रिवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की करेंगे। आज तारीख है 21 नवंबर और परसों 23 नवंबर को महाराष्ट्र झारखंड के नतीजे तो आएंगे ही आएंगे, साथ में उत्तर प्रदेश बिहार के उपचुनाव के नतीजे भी आए। देखिए, कल एग्जिट पोल का दिन था। झारखंड में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक भी बहुत पीछे नहीं है। और बिहार के उपचुनाव की बात करें तो भास्कर ऑनलाइन ने एक एग्जिट पोल दिखाया है, जिसमें कमोबेश वही बातें हैं जो हम लोग 13 तारीख को चुनाव संपन्न होने के बाद कह रहे थे। लेकिन यदि हम चर्चा करें तो 2 दिनों के बाद मतलब 23 तारीख को अब तक तो नतीजे आ गए होंगे। बिहार की राजनीति बहुत कुछ बदलेगी। दावे पति दावे। देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं कि 2025 में राजद की सरकार बनेगी, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। और नीतीश कुमार ने तय कर रखा है कि 2025 बिहार में फिर से नीतीश और प्रशांत किशोर। लेकिन देखिए, भास्कर क्या एग्जिट पोल जो है वह यह कहता है कि प्रशांत किशोर कोई सीट नहीं जीतने जा रहे हैं। यह बात हम लोगों को भी दिखाई पड़ी थी। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि प्रशांत किशोर ने कईयों का खेल बिगाड़ दिया। लाइव सिटीज कोई एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा, आज भी हम नहीं कह रहे। बेलागंज में बहुत कड़ा मुकाबला है, लेकिन भास्कर कहता है कि वहां जेडीयू का पलड़ा भारी है। और पलड़ा इसलिए भारी हो गया कि प्रशांत किशोर ने दोनों ओर से वोट बिगाड़े हैं। ठीक इसी प्रकार से इमामगंज में भास्कर कह रहा है कि आरजेडी का, लेकिन जो एग्जिट पोल है उसमें स्थानीय पत्रकारों का जो हिम्मत है, उसमें जो हम लोग कह रहे थे कि बहुत नेक टू नेक फाइट है, दीपा मांझी को भी आप पीछे नहीं रख सकते हैं। और फिर तरारी और रामगढ़। रामगढ़ में देखिए, भास्कर भी कंफ्यूज है। वह कह रहा है बसपा और बीजेपी का मुकाबला है और आरजेडी तीसरे नंबर पर, जो हम लोग कह रहे हैं। तो अब जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो बिहार की राजनीति में दावों का दौर शुरू होगा। और हमें लगता है कि दोनों ओर के बयान, जीत के भी और हार के भी, दोनों तैयार कर रखे गए होंगे कि जीतेंगे तो क्या कहेंगे, हारेंगे तो क्या कहेंगे। बैकरूम में तो यही होता है अजीत जी, हम और आप जानते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर यदि सभी 4 सीटें हार जाते हैं, लेकिन स्थितियां लोग का बिगाड़ते हैं, पार्टियों का बिगाड़ते हैं, तो फिर आगे उनकी राजनीति कैसे चलेगी, 2025 में उनकी संभावनाएं क्या बच जाएगी। और यदि एनडीए जीत रहा है, क्योंकि 3 सीटें इंडिया ब्लॉक की थी, तो फिर एनडीए बढ़त का दावा करेगा और तेजस्वी यादव को फिर से करेक्शन करना होगा अपने प्लान में और उन्हें आगे बढ़ना होगा कि कहां। क्योंकि रामगढ़ में स्पष्ट है कि यादव मत जो है वह बसपा की ओर चला गया। देखिए, बेलागंज में स्पष्ट है कि मुसलमान मतों में विभाजन हो गया, यादव भी कुछ न कुछ कट गए। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है और प्रशांत किशोर के लिए भविष्य की चुनौतियां बढ़ने वाली है। कितने दिनों तक बिहार में टिक पाएंगे, यह देखने की बात होगी। अजीत जी, कि ये आपने दो बातें, इसमें दो निष्कर्ष पर आप पहुंच रहे हैं, जो हमारा भी निष्कर्ष है और जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है और प्रशांत किशोर के आगे की राह मुश्किल होने वाली है। ये बात हम लोगों ने 13 तारीख को मतदान के बाद चर्चा में हम लोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। पहले वहीं से शुरू करते हैं कि प्रशांत किशोर ने किस तरह से खेल किसी का बिगाड़ा, अगर बिगाड़ा तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ और अपनी उनकी राजनीति कैसे प्रभावित होगी। और इसकी शुरुआत वहीं से करें जहां आपने रामगढ़ का जिक्र किया। हमको लगता है कि वो बेलागंज और रामगढ़, ये दो ऐसी सीटें हैं जहां प्रशांत किशोर ने खेल बिगाड़ा है और आरजेडी का खेल बिगाड़ा है। देखिए, उनको, उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो, जो आरजेडी और कांग्रेस के तमाम लोग इस बात के लिए हमेशा कहते रहते हैं कि वो बी टीम है बीजेपी की और बीजेपी की मदद करेंगे। उन्होंने जानबूझ करके किया या नहीं किया ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने 2 जगह एनडीए की मदद कर दी, एक जगह एनडीए की मदद कर दी, एक जगह तीसरी ताकत के लिए मदद कर दी, एक जगह एनडीए का नुकसान कर दिया उन्होंने, 2 जगह बल्कि एनडीए का नुकसान कर दिया। तो अब ये कोई नहीं कह सकता है कि वो बीजेपी की बी टीम है या आरजेडी की बी टीम है, क्योंकि इमामगंज में उन्होंने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है और तरारी में भी, चाहे मत जितने प्राप्त हो। जी बिल्कुल। रामगढ़ में भी अगर ये नहीं खड़े होते, प्रशांत किशोर और कुशवाहा उम्मीदवार उन्होंने नहीं खड़ा किया होता, तो जो भी उनके कुशवाहा उम्मीदवार को वोट मिले हैं वो वोट बीजेपी की तरफ जाता है।
तो जो लड़ाई बिल्कुल बीजेपी की हो रही है, अशोक सिंह की लड़ाई है, जो बसपा के सुशील यादव के पिंटू साथ, यादव है हाँ, जी। यादव के साथ जो लड़ाई है अशोक सिंह की, उस लड़ाई में तो प्रशांत किशोर को जो वोट मिला है, मिलेगा, जो वोट मिलेगा, ब्राह्मण का और कुशवाहा का वोट मिल रहा है वहां। जो हम लोग को सूचना बिल्कुल के समय ब्राह्मण, और ब्राह्मण का वोट इसलिए क्योंकि जगदानंद सिंह ने ये ललकार दिया था, ये कह दिया था कि वो पांडे हैं, तो पांडे हैं तो इसका मतलब कोई राजनीति नहीं कर सकते हैं बिहार में। ये हम्म, जब आप ये कहते हैं, ये किसी भी जाति के लिए आप कैसे कह सकते हैं? चाहे वो जाति बिल्कुल कितनी भी छोटी हो, उसका कोई आधार नहीं हो, हम्म, आधा परसेंट वोट हो, 2% वोट हो, 14% वाला ही राजनीति करेगा। जिसके पास 14% वोट है हम्म, वही राजनीति करेगा बिहार में। और हम्म, आपके आप पिछले 20 साल से तो आज तमाम आरजेडी और जगदानंद सिंह के छाती पर मूंग दल रहे हैं 3% वोट लेके नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई बात और थोड़ी देश होती में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है, या है। यूं कहें कि किसी भी प्रदेश में वहां की सबसे बड़ी जाति का चेहरा मुख्यमंत्री अभी तो नहीं है। नहीं और है। नीतीश कुमार तो उदाहरण है ना, कि नीतीश हाँ, कुमार यदि कह रहे हैं जगदानंद की प्रशांत किशोर पांडे हैं, 14% वाले को ही ज्यादा मौका, तो नीतीश कुमार ने तो किस तरीके से प्रयास किया लालू यादव को, यह बात बिल्कुल साफ साफ है। बिल्कुल दो उनके हजार सामने है। 2005 दोनों में ही आपने देखा, 2000 में मुकाबला हुआ, 2005 में हरा ही दिया। और वो साथ में रहे, जगदानंद सिंह हमेशा आरजेडी के साथ थे, तो उनको हराया है नीतीश कुमार ने अपना 3% वोट लेकर के। तो प्रशांत किशोर की जो उन्होंने इंप्लाई करना चाहा कि जिसके पास भी जो भी जातियां कम वोट वाली हैं, वो अपने हिसाब से रहे, मतलब अपनी औकात में रहे, अपनी हैसियत में रहे, आप राजनीति मत करिए, आप नेता मत बनिए। तो जी ये इस बात को लोगों ने खराब माना वहां रामगढ़ में। तरारी में भी लोगों को नाराजगी थी, और हमको पता है, आपने भी वो उसकी रिपोर्ट देखी होगी कि किस तरह से लोगों ने अश्वनी चौबे जैसे नेता को हुट कर दिया। लोगों की भीड़ में लोगों ने कहा कि आप यहाँ मत करिए, आप बिल्कुल इस तरह से विरोध करिए प्रशांत किशोर का। तो हम्म, हम लोग रामगढ़ की जहां बात कर रहे हैं, वहां अगर प्रशांत किशोर नहीं होते, उन्होंने सुशील कुशवाहा को नहीं खड़ा किया होता, तो हो सकता था कि नजदीकी मुकाबले में बीजेपी जीत जाती। लेकिन जी अब अगर बसपा भारी दिख रही है, अगर ये लग रहा है कि बसपा का खाता खुल सकता है, या बिहार में एक तीसरी एक मतलब जो इन 3 बड़ी पार्टियों के अलावा भी एक चौथी पार्टी के लिए कोई मौका बन रहा है, तो रामगढ़ सीट है, और उसके लिए जिम्मेदार जी तो प्रशांत किशोर हो रहे हैं। वहां तो बीजेपी का खेल बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, डायरेक्टली हम्म, बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं रामगढ़ में। हम्म, और यही काम जो आपने कहा कि उन्होंने तरारी में, इसमें बेलागंज में आरजेडी के लिए कर दिया, कि मुस्लिम वोट, जो उनका मुस्लिम कैंडिडेट है, उसको मुसलमान का वोट गया, काफी अच्छी संख्या में मुसलमान का वोट गया। तो उन्होंने तो ये धारणा भी तोड़ दी, कि ये भ्रम भी तोड़ दिया कि मुसलमान हमेशा बीजेपी या एनडीए को हरवाने के लिए ही वोट करेगा, या हम्म, मुसलमान हमेशा आरजेडी को ही वोट करेगा, या मुसलमान हमेशा मुसलमान को ही वोट करेगा। यही तो स्टीरियोटाइप बनाया गया मुसलमान वोट को लेकर के। और इसी को प्रशांत बिल्कुल। किशोर चैलेंज करते थे कि ये आपका स्टीरियोटाइप है, आप इसी में बंधे हुए हैं कि आप हमेशा एनडीए को हराने जाएंगे। तो मुसलमानों ने ये जान नहीं, करके वोट प्रशांत किशोर किया तो है। बार बार कह रहे थे ना जी, प्रशांत किशोर बार बार कह रहे थे कि आप मुसलमान हो, आप कहते हो कि अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे से डरते ही नहीं हो, और आप भाजपा से डर जाते हो। हाँ? हाँ, और हाँ, देखिए बेलागंज में खेल बिगाड़ ही दिया, और बेलागंज में ही नहीं, और भी क्षेत्रों में मुसलमानों का कुछ ना कुछ मत मिल गया है जनसुराज पार्टी को। और यह गंभीर चुनौती है आरजेडी के लिए, क्योंकि एम समीकरण दरकता हुआ टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं तो वही हम कह रहे थे कि मुसलमान तो ये जान करके वोट दिया है ना, कि अनुसर जी वहां प्रशांत किशोर को, कि इनका आदमी नहीं जीत रहा है, फिर भी वोट देना है इसको। जी तो ये तो कोई नहीं कह रहा था ना कि अमजद चुनाव जीत जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, इतना पोलराइज हो गया चुनाव वहां, जेडीयू और आरजेडी में इतना पोलराइज हो गया। विश्वनाथ यादव और मनोरमा देवी का चुनाव, एक तरफ से सुरेंद्र यादव कमान संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ से रॉकी यादव कमान संभाले हुए हैं, यादवों के बीच भी टसल है, तमाम वोट अपना अपना सब कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुसलमान को पता था कि ये अमजद नहीं जीत सकता है, या हो सकता है कि नहीं जीते, लेकिन हमको इसमें नहीं फंसना है, हमको इसलिए वोट नहीं करना है कि हम मनोरमा देवी को नहीं जीतने देंगे, हमको अपनी लीडरशिप के लिए वोट करना है, अपने बच्चों के लिए वोट करना है, जो प्रशांत किशोर का कहना था। तो उन्होंने अमजद जी को वोट कर दिया, बड़ी संख्या में लोगों ने वोट कर दिया, आरजेडी का खेल वहां खराब हो गया। तो प्रशांत किशोर ने तरारी में आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया, प्रशांत किशोर ने तरारी का बेलागंज में आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया, बिल्कुल रामगढ़ में उन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। और अगर भास्कर के उसको माने पोल को कि इमामगंज में आरजेडी जीत रही है, तो वो भी खेल तो बिगाड़ा, इसमें जीतन राम मांझी की बहू का खेल बिगाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वहां भी इमामगंज में भी अगर प्रशांत किशोर का पासवान उम्मीदवार नहीं होता, जितेंद्र पासवान को उन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया होता, इतनी मेहनत नहीं की होती जितनी मेहनत उन्होंने की वहां, इतना बारीक प्रबंधन नहीं किया होता जितना किया वहां, तो फिर जीतन राम मांझी की बहू को कोई चुनौती थोड़ी थी, कोई चुनौती नहीं थी वहां। और ये इन्होंने एक पासवान कैंडिडेट दिया, जिसकी वजह से चिराग पासवान के लिए भी मजबूरी हो गई कि वहां वो न जाए। एक तो उनका पहले से झगड़ा चल रहा था, जो एससी आरक्षण के भीतर वर्गीकरण वाले मामले पर वो जीतन राम मांझी के साथ ऑलरेडी चिराग पासवान का झगड़ा था, और ऊपर से प्रशांत किशोर का पासवान कैंडिडेट था, तो चिराग पासवान नहीं गए, तो पासवान का वोट जो भी है वो वोट चला गया फिर जितेंद्र पासवान की तरफ, और इसकी वजह से टफ लड़ाई में फंस गई दीपा मांझी। तो एक जगह उन्होंने हम का खेल बिगाड़ा, एक जगह उन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ा, एक जगह उन्होंने आरजेडी का खेल बिगाड़ा। और जो तरारी की सीट है, जहां कहा जा रहा है कि माले सीट गंवा सकती है, माले की सारी उम्मीदें तो इस पर थी ना कि किरण सिंह कुछ अगर वोट काट लेती हैं, कुछ ठीक ठाक संख्या में वोट काट लेती हैं, जो हम लोग एक वोट पर आए थे 5 और 10 के बीच में, एक 7,000 वोट बैठ था कि अगर उतना वोट आ जाता है तो किसी भी करवट बैठ जाएगा। तो ये जो उनकी जो कैपेसिटी है प्रशांत किशोर की, चुनाव भले वो न जीते इस 4 सीटों में से, लेकिन जो एक आपने 2 बातों में एक बात जो कही कि प्रशांत किशोर खेल बिगाड़ रहे हैं, तो वो किसी एक का खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं, किसी एक के वो भाड़े के मर्सिनरीज नहीं है, या मतलब यह साबित करने में, इसका अर्थ ये हुआ जी कि वे साबित करने में सफल रहे कि न तो वे बीजेपी की बी टीम है, न आरजेडी की बी टीम है, वह बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी राजनीति को वह आगे ले जाना चाहते हैं और बिहार को नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं, बी टीम नहीं है। यह बात तो प्रशांत किशोर ने खो दी। बिल्कुल, आपने जो 2 पहला निष्कर्ष था आपका, उसमें एक जो ये निष्कर्ष है कि प्रशांत किशोर खेल बिगाड़ेंगे, किसका बिगाड़ेंगे और क्या मैसेज होगा, तो उनका मैसेज बहुत क्लियर है कि वो किसी एक आदमी का खेल बिगाड़ने या किसी एक आदमी का खेल बनाने के लिए बिहार की राजनीति में नहीं उतरे। उनको अपना खेल बनाना है और बिहार का भविष्य बनाना है, बिहार के लोगों का भविष्य संवारना है, बच्चों का भविष्य बनाना है। वो इसके लिए इस सोच में राजनीति में आए हैं। एक तो ये निष्कर्ष होगा इस चुनाव का, और दूसरा ये भी निष्कर्ष होगा कि वो किसी एक जाति या समुदाय के वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। उनको हर समुदाय के लोगों का वोट मिलेगा, उनको फॉरवर्ड्स का भी वोट मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भास्कर का एग्जिट पोल है, उसमें स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो आप कहते हैं एस्पिरेशनल क्लास है, वह अपने को प्रशांत किशोर से कनेक्ट कर ले रहा है। यह भास्कर का एग्जिट पोल भी कह रहा है। और ये हम लोगों ने भी कहा था चुनाव के दिन, और चुनाव के पहले भी जिस दिन हम लोग प्रचार बंद हुआ था, हम लोगों ने उस दिन भी कहा था कि जो आकांक्षी वर्ग है, जो युवा है या जो बुजुर्ग भी हैं, जिनके बच्चे किसी न किसी वजह से बाहर है, उनकी एक उम्मीद प्रशांत किशोर से है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो एक जो जाति का भी कोई अभी तक पार्टियां जाति के समीकरण बना करके लड़ती रही हैं, प्रशांत किशोर के बारे में ये धारणा इस चुनाव के बाद बनेगी कि उनको मुसलमान भी वोट करता है, उनको पासवान भी वोट करता है, उनको कुशवाहा भी वोट करता है, उनको अगड़ा भी वोट करता है, राजपूत भी करता है, ब्राह्मण भी करता है। तो अक्रॉस द कास्ट लाइन और अक्रॉस द कम्युनिटी उनकी पैठ है, उनको चाहने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है कि राजनीति से, जाति की राजनीति से अलग हटके, यही बात तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि हमको जाति की बाधा तोड़नी है, धर्म की भी बाधा तोड़नी है। जब तक आप जाति और धर्म के आधार पर वोट करते रहेंगे, तब तक आप अपने बच्चों के नाम पर वोट नहीं करेंगे। तो बच्चों के नाम पर आप वोट करें, इसका मैसेज होगा। हर जाति के लोगों ने उनको अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट किया है, चाहे उनको जितना भी वोट आए। हमको लगता है 2-3 कंस्टिट्यूएंसी में इसमें सम्मानजनक वोट आएगा। एक तरारी छोड़ दे तो बाकी एक बात और आपने नोटिस की होगी, जो भास्कर की रिपोर्ट है कि प्रशांत किशोर जो यह कहते रहे बार बार कि उम्मीदवार हम देंगे, आपके बीच में से देंगे। देखिए, उन्होंने कई सीमाएं तोड़ी भी, पैसों की चिंता मत कीजिए। तो देखिए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में भास्कर ने यह रिपोर्ट किया कि प्रशांत किशोर ने भले ही दूसरी पार्टियों की तरह सीधे उम्मीदवार को पैसा न दिया, लेकिन अपना प्रबंधन इतना दुरुस्त था कि पैसा हर जगह जहां जरूरत थी वहां पैसा पहुंचा दिया गया। तो देखिए, इसका मतलब है कि उनकी कमेटी, या देखिए उनके यहां कहा जाता है बूथ मोबिलाइजर, वो उस तरीके से तैयार कर चुके हैं कि जहां जरूरत हो हम सीधा पैसा न भी दे उम्मीदवार को, ताकि उम्मीदवार रख न ले, उम्मीदवार खर्च न करे, फालतू खर्च कर दे। हम धन का खर्च भी अपने तरीके से करेंगे। यह व्यवस्था भी बड़ी व्यवस्था हो जाती है राजनीतिक व्यवस्था में, अजीत जी। तो उन्होंने तो किया ही है ना, इस काम के तो वो सबसे बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। वो जिन पार्टियों के लिए भी उन्होंने चुनाव प्रबंधन का काम किया, वहां पार्टियों का सिस्टम अपना उन्होंने काम करने दिया कि पार्टी ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह से काम करती है करे।
प्रशांत किशोर की जो टीम होती थी, जो आईपैक की टीम होती थी, उसका काम होता था उन जगहों की पहचान करना जहां सचमुच पैसे की जरूरत है, संसाधन की जरूरत है, जहां पोस्टर बैनर पहुंचाने हैं, जहां अपने कार्यकर्ताओं को के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, उसके रहने की व्यवस्था करनी है, वो गाड़ियां कहाँ जानी है, ये सारी व्यवस्था वो खुद उनकी टीम कर देती थी अपनी तरफ। उनके काम तो उन्होंने कर दिया, उनके लिए भी ये लर्निंग एक्सपीरियंस था। बिहार में पहली बार इस तरह से वो लड़ रहे थे, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस उनके पास भी हुआ कि पैसे हैं लेकिन उनको लुटाना नहीं है, ठीक तरह से प्रबंधन कर रहा है। प्रबंधन कैसे किया जाता है, नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, मीडिया में कैसे लगातार बने रहा जाता है, जनता से जुड़े हुए छोटे छोटे मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं, ये सब की परीक्षा हो गई है उनकी। आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रायल रन की तरह था उनके लिए, एक ड्राई रन था ये चुनाव, जो उन्होंने सफलतापूर्वक किया है। जीत हार अपनी जगह है, वोट अपनी जगह है। तो एक जो निष्कर्ष, जो जिन दो इश्यूज पर हम लोग बात कर रहे थे, तेजस्वी की चुनौतियां क्या होंगी, मतलब इसका आशय ये है ना कि ये उपचुनाव के नतीजे हार के बाद भी प्रशांत किशोर बिहार छोड़कर भागने वाले नहीं है, बिहार में टिके रहेंगे 2025 के लिए। हम तो पहले दिन कहे, हम तो उनकी बात काट के कहे थे। जिस दिन उन्होंने कहा था कि हम 25 सेटल कर देंगे, उस दिन हमने कहा था कि कोई सेटल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं जीतिएगा तो आप, इसका मतलब हुआ कि आप आगे राजनीति नहीं कर सकते हैं, और आप जीत जाइएगा तो ये भी नहीं होगा कि आप सब चुनाव आगे जीत जाइएगा। ये आपके लर्निंग एक्सपीरियंस था, आपने सीखा। बिहार के लिए आप बिहार की राजनीति समझ रहे हैं, इतना जटिल है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स दुनिया में कोई चीज नहीं है। बिहार की राजनीति समझने से ज्यादा तो क्वांटम थ्योरी कॉम्प्लेक्स नहीं है दुनिया में कोई। स्पेस रिसर्च का वैज्ञानिक जो, उसके लिए आसान है चीजें समझना, बिहार की राजनीति को समझना। उतना जो हमारे दोस्त कहते हैं कि पैदल नालंदा से दिल्ली आना है, तो उस तरह का काम है बिहार की राजनीति को समझना। तो उसमें समझे, घुसे। आपने 15 में चुनाव लड़ाया था तो आप लालू यादव और नीतीश कुमार को लड़ा रहे थे। आप उस समय थोड़ा था कि आपको कोई ज्यादा, आपके पास जमी जमाई पार्टियां थी। अब तो अपनी पार्टी जमानी थी, अपना ऑर्गेनाइजेशन ठीक करना था, तरीके सीखने थे, लोगों का मिजाज भांपना था कि लोगों पर क्या चीजें असर करती हैं। तो ये सब लर्निंग एक्सपीरियंस लेकर के वो जमे रहेंगे। आगे की राजनीति की उनकी संभावना बहुत अच्छी है। ये जो बाई इलेक्शन तो हमेशा सत्ता का चुनाव माना जाता है कि जो सरकार में है उसका चुनाव होता है। बाई इलेक्शन हमेशा सरकार का चुनाव होता है, और जब आम चुनाव होता है उस समय नई पार्टी के लिए मौका होता है। तो ये उनके लिए आगे के मौके खुले हुए हैं, आगे का रास्ता खुला हुआ है। चुनौती ज्यादा बड़ी इस बाई इलेक्शन से आएगी तेजस्वी यादव के सामने। जी बिल्कुल, बड़ी चुनौती, इस पर चर्चा आवश्यक है क्योंकि वोटों का बिखराव साफ साफ देखने को मिल रहा है। और माई वोट बैंक में देखिए, आप कुशवाहा को जोड़ने चले हैं, आप मल्लाह को जोड़ने चले हैं, लेकिन जो आधारभूत वोट है मुसलमान और यादव, देखिए बेलागंज में मुसलमान छिटकते दिखे, यादवों में कटाव कम था, लेकिन मनोरमा यादव चूंकि स्वयं यादव थी और नीतीश कुमार ने लोहा के सामने लोहा को लगाया था, तो देखिए यहाँ मुसलमान और रामगढ़ में यादव, क्या हुआ इसका मतलब आपकी बात कौन मान रहा है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से पूर्णिया में, रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में और सिवान में किस तरीके का विभाजन हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। देखिए, 4 सीटों को अगर मोटे तौर पर मोटा मोटी बात करें हम लोग ज्ञानेश्वर जी, तो जो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है, मतलब उसके रिपोर्टर्स के अपने आकलन के आधार पर भी वो लोग बताते हैं, अपना एग्जिट पोल तैयार करते हैं, तो उसके हिसाब से भी 1 सीट मिल रही है इंडिया ब्लॉक। आप 4 में से 1 सीट मिल रही है और आपके पास 3 सीटें थी, मतलब 2 सीट आप लूज कर रहे हैं। तो जो पहले से पूंजी थी आपकी, उस पूंजी गंवा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पहले आपके पास पूंजी थी वो बाय डिफॉल्ट थी, वो आपकी अपनी अर्निंग, अब कमाई हुई पूंजी नहीं थी, वो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ गई थी दूसरे किसी की वजह से। जो हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि चिराग पासवान की वजह से आपके पास पूंजी आ गई थी। अगर चिराग पासवान होते 2020 में तो कोई 70-75 सीटें नहीं आने जा रही थी आरजेडी को, और न 17-18 सीटें आने जा रही थी कांग्रेस को। तो वो तो हो उनका, चिराग पासवान का जो अकेले लड़ गए और नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंडिडेट्स उतार दिए उन्होंने, तो वो ये इस उपचुनाव में साबित हो रहा है। अगर आप अपनी 3 में से 2 सीटें गंवा रहे हैं, इंडिया ब्लॉक अगर 3 में से 2 सीट गंवा रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी पूंजी नहीं है। जितना आपके पास पिछली बार आया था 2020 में, उसकी 1/3 पूंजी आपकी असली होती है। मतलब अगर आपको पूरे अलायंस को मिलकर के 112 आई थी सीटें, तो आप मान के चलिए कि 35-40 सीट की आपकी पूंजी है। अगर जेडीयू, अगर एनडीए एक साथ होकर के लड़ता है तो आप 35-40 सीट की पार्टी है, 45 सीट। 35-40, देखिए मतलब आप सत्ता से बहुत दूर चले जा रहे हैं, और जो उम्मीदें बांध कर रखी गई है कि भाई 2025 में तो सरकार ही बना देंगे, लेकिन यदि उपचुनाव के नतीजे इस तरीके से आते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए कितनी गंभीर चुनौती। और यदि उसका आकलन किया जाएगा
तो 35 से 40 सीटों पर सिमटती हुई 2020 के नतीजे को भी हम और आप जानते हैं कि 38 सीटें आरजेडी को चिराग पासवान के कारण मिल गई थी और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा था। तो ये बहुत बड़ा नुकसान, यदि भास्कर का एग्जिट पोल सही है तो बड़ा नुकसान होने जा रहा है तेजस्वी यादव को। हाँ, बहुत बड़ा, आपको 2/3 का नुकसान होने जा रहा है। आप 66% जी। अपनी सीटें गंवा रहे हैं, मतलब 3 में से 2 गंवा दीजिए, 66% आपका चला गया। तो आपके 112 है तो 2 उसमें से 66% हटा दीजिए। मतलब सिंपल सरलीकरण करके कह रहे हैं हम, एग्जैक्टली ऐसा ही हो जाएगा ये नहीं है, लेकिन 2010 का हम लोग को पता है कि 2010 में किस तरह के नतीजे आए थे कि आप जो है 10 सीट 9 सीट कांग्रेस को और 22 सीट आरजेडी को। तो ये जबकि वो कांग्रेस अलग लड़ी थी उस समय, तो ये वो इसी के आसपास आप रहिएगा फिर। ये आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ है। वोट आपके पास 30-32% रहेगा, लेकिन सीटें भी उतनी ही रहेंगी, क्योंकि वोट परसेंटेज से सीटें नहीं आती हैं। आपके पास तो एक्स फैक्टर होना चाहिए कि आपके 32% में कहीं से 6-8% जुड़ेगा तब आप चुनाव जीतिएगा, या कहीं से एनडीए के वोट में, एनडीए का जो 40-45% वोट होगा उसमें से कहीं से 8-10%, 6% कट जाए तब आप जीतिएगा। तो अब वो पूरी तरह से हेविली डिपेंडेंट हो जाएंगे वो कि प्रशांत किशोर कुछ ऐसा कर दे अगले चुनाव में जो चिराग पासवान ने किया था 2020 में। तो अब वो नहीं होने जा रहा है। प्रशांत किशोर सिर्फ एक पक्ष का वोट नहीं काटेंगे, प्रशांत किशोर को सब पक्ष का वोट मिलेगा, हर पक्ष का वोट मिलेगा। और वो तो कह चुके हैं ना, मुसलमानों को लेकर तो विशेष ऐलान है ना कि 40 मुसलमान उम्मीदवार होंगे और जहां तेजस्वी यादव मुसलमान खड़ा करेंगे वहां मुसलमान नहीं देंगे, लेकिन वहां जरूर देंगे जहां मुसलमानों के वोट से यादवों को जिताने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों का हक छीना जाता है, वहां हम मुसलमान खड़ा करेंगे। तो फिर खेला तो हो ही जाएगा ना। हाँ, तो उसका खेला हो गया, उसका ट्रेलर तो दिख गया ना बेलागंज में। ये उसी आगे की राजनीति का ट्रेलर है, ये जो पूरी फिल्म है उनके प्रशांत किशोर की जहां आप ये होशियारी करते हैं कि मुसलमान का ज्यादा वोट है वहां आप यादव कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव जीत लेते हैं, तो उसका टेस्ट केस है बेलागंज। यहाँ मुस्लिम वोट है और आप यादव खड़ा करके चुनाव जीत रहे हैं, तो ऐसी सीटें चुन करके वो देंगे। अगर यहाँ प्रशांत किशोर की वजह से अगर यादव कैंडिडेट हार रहा है, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, तो हो गया ना, ट्रायल रन तो कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल टेस्ट हो गया। अब इसके आगे जीतने के लिए करेंगे प्रशांत किशोर। तो ये सबसे बड़ी चुनौती आज के तारीख में इस बाई इलेक्शन के जो एग्जिट पोल है दैनिक भास्कर का, और तो हम लोगों के पास भी रिपोर्ट थी जिसके आधार पर हम लोगों ने 13 तारीख को एक अंदाजा लगाया था कि कौन मजबूती से लड़ रहा है या किसके बीच में मुकाबला है। तो यही निष्कर्ष था कि सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए ये बाई इलेक्शन जो है। और ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर हैं। उनको मेहनत नहीं करनी है, उनको जमीन पर उतर के लड़ाई नहीं लड़नी है, उनको एकदम किलर इंस्टिंक्ट के साथ नहीं जाना है कि हमको जीतना ही है, इसके लिए नहीं जाएंगे। तो देखिए औपचारिकता की और चुनाव लड़ने की औपचारिकता निभाई है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। दो बार तेजस्वी यादव चले गए, एक बार लालू यादव चले गए, तो ये औपचारिकता है। ऐसे चुनाव जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जमीन पर उतर करके और जमीन पर टिक करके लड़ाई की, उस तरह से थोड़ी लड़ाई की है तेजस्वी यादव ने, जबकि तो अपोजिशन के लीडर है और सबको पता होता है बाई इलेक्शन सरकार का चुनाव होता है, सरकार की सारी मशीनरी काम कर रही थी। और कैसे आपके पास भी रिपोर्ट होगी कि कितना चापाकल लग गया आपको, इन लोगों को बिना सैंक्शन, मतलब पहले सैंक्शन था और चापाकल लगवाया। तो मैंने बताया था ना, सड़कें बननी शुरू हो गई, ट्रांसफार्मर लग गए, बाद में होगा टेंडर, लेकिन और देखिए यह चुनाव सीधे तौर पर अशोक चौधरी लग रहे थे, लगातार कैंप ही कर गए वहां। हाँ, तो सरकार काम करा रही थी वहां बिठा करके, एक मंत्री बैठे हुए हैं, कई दूसरे विधायक बैठे हुए हैं। तो उपचुनाव सरकार का होता है। जैसे अभी भी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव हैं, ज्यादा सीटें सरकार जीतेगी। उपचुनाव में आमतौर पर सरकारें जीतती है अगर बहुत लापरवाह सरकार नहीं। अपोजिशन को मेहनत करनी होती है, तो तेजस्वी यादव ने मेहनत नहीं की। तेजस्वी यादव इस भरम में बैठे रहे कि सुरेंद्र यादव अपना बेटा लड़ा रहे, तो सुरेंद्र यादव जिता लेंगे। तो ऐसे थोड़े चुनाव जीत जाइएगा। सुरेंद्र यादव बेटा लड़ा रहे तो सुरेंद्र यादव जिता लें, जगदानंद सिंह बेटा लड़ा रहे तो जगदानंद सिंह लड़ा लें। तो इस तरह से राजनीति करिएगा कि जितना बड़ा नेता है। और वो देखिए ना, ओसामा साहब को लाया गया, शहाबुद्दीन फैमिली से दोस्ती बनी, लेकिन पता नहीं क्या मैनेजमेंट हुआ कि ओसामा साहब का शो हुआ और वहां मुसलमानों में ही लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। जो अमजद के समर्थक थे वो पिट गए और इसके बाद जो सहानुभूति मिलनी थी वह अमजद को ही प्राप्त हो गई। हाँ, वही कर, तो इससे ज्यादा मिसमैनेजमेंट क्या हो सकता है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने साधन संपन्न है लोग, सुरेंद्र यादव के पास साधनों की कमी नहीं है, उनके प्रति सद्भाव भी है, एमपी है उस इलाके के, और तब भी संभाल नहीं सके चुनाव। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डीप रूटेड है, जो अभी बिखराव है वो डीप रूटेड है। जमीनी स्तर पर लोग अब सोचने लगे हैं बंधुआ रहने के बारे में।
यादव भी सोचने लगा है, मुसलमान भी सोचने लगा है कि हम एक पार्टी या एक परिवार की पार्टी भी नहीं है। पार्टी भी होती, कोई आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी होती और उसके पीछे लोग चलते और वो पार्टी कोई क्रूसेड कर रही होती, आजादी की लड़ाई लड़ने टाइप के लड़ रही होती, तो लोग लगते भी। यहाँ तो पार्टी परिवार को बढ़ाने के लिए लगी हुई है खारी। तो लालू यादव का परिवार बढ़ रहा है या उनके जो छत्रप है जगह जगह उनका परिवार बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्यों लोग कुर्बान करें अपनी अपनी सारी चीजें, अपनी बुनियादी जो चीजें नहीं उपलब्ध है उसको। ये अपील है प्रशांत किशोर की, और ये अपील काम कर रही है, हर जगह काम कर रही है, कहीं ज्यादा कहीं कम। जहां समीकरण बैठा, जहां अमजद जैसा कैंडिडेट उनको मिल गया, वहां ज्यादा काम कर गई, जहां उस तरह का कैंडिडेट नहीं है वहां कम काम किया। तो ये तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि पहली चुनौती तो ये है कि यादव कैसे एकजुट रखें। अब एक दूसरी यादव आ गई, मनोरमा यादव, तो आपके यादव से कुछ वोट टूट करके गया, 10% गया, 20% गया, लेकिन वोट आपके यादव से टूट के गया। दूसरा वहां यादव आ गया रामगढ़ में, जहां आपका नॉन यादव कैंडिडेट है, तो वहां सारे यादव चले गए उसके साथ। तो ये तो दोनों चीजें चिंताजनक है ना। ये तो फिर जहां आप यादव लड़ाइएगा, वहां अगर किसी अलायंस ने यादव लड़ा दिया तो 10-20% टूटेगा। जहां आपने यादव नहीं लड़ाया, वहां अगर अपोजिशन ने यादव लड़ा दिया, आपके विरोधियों ने यादव लड़ा दिया, तो वहां सारा यादव उसके साथ चला जाएगा। जो हम लोग लगातार बात करते रहे हैं कि जाति का खूंटा जो है वो अब टूट गया है, उसके बंधन ढीले हो गए हैं। अब हर जाति अपनी अपनी जाति का उम्मीदवार देख रही है, पार्टी नहीं देख रही है। अब ये नहीं देख रही है कि आरजेडी का आ गया, लालटेन छाप लेकर के आ गया तो उसी को देना है। और यदि भास्कर का एग्जिट पोल सही साबित हो गया इमामगंज को लेकर, फिर तो देखिए जीतन राम मांझी बनाम चिराग पासवान का झगड़ा भी किस तरीके से, किस रौद्र रूप में देखने को मिलेगा, इस बात की परिकल्पना भी की जा सकती है। वैसे अब भी हम मान रहे हैं कि वहां लड़ाई बहुत कठिन है, और ऐसा भी हो सकता है कि दीपा मांझी चुनाव जीत जाए, लेकिन यदि भास्कर का एग्जिट पोल सही होता है तो चिराग पासवान बनाम जीतन राम मांझी, देखिए ये महाभारत होकर रहेगा। फिर बिल्कुल, दोनों सबके लिए सबकी चुनौतियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आरजेडी के सामने चुनौती तो हो गई कि यादव भी संभालिए और मुसलमान भी संभालिए, दोनों बंधुआ अब आपका नहीं रह गया है, जहां उसको मौका मिलेगा वो छोड़ देगा। अब दूसरी चुनौती एनडीए के सामने है। एनडीए के लिए अच्छा हो रहा है कि मान लीजिए आपके पास 1 सीट है, अब 2 हो जाएगी, लेकिन वो 3 होना चाहिए था ना, 4 होना चाहिए था। सरकार का चुनाव होता है, बाई इलेक्शन सत्तारूढ़ जो सत्ता में होता है उसका चुनाव होता है, वो एन केन प्रकार चुनाव जीतता है। लेकिन अब इससे है कि उसी भास्कर के सर्वे के मुताबिक आपको 2 सीटें मिल रही हैं, और 1 सीट आरजेडी को जा रही है जो मुख्य विपक्षी, और 1 सीट जो है एक चौथी ताकत को जा सकती है, जो बहुजन समाज पार्टी है, जिसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है, उसको भी जा सकती है, वो 1 सीट उसको जा सकती है। तो ये तो एनडीए के लिए भी कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। आप अगर अपनी 1 सीट से बढ़ के आपकी 2 हो रही है, ये ठीक है, ये अच्छा है, आपके पास आपका बढ़ने का ट्रेंड है। और दूसरी बात जो है, आपके जो दलित वोट का 20% वोट का समीकरण है, वो समीकरण दरक गया, उस समीकरण में टूट हो गई है। और वो ऐसा नहीं है कि आप उसको आसानी से भर दीजिएगा उस टूट को, क्योंकि वो वैचारिक बिखराव है। वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का बिखराव नहीं है कि 1 सीट का एक कैंडिडेट पासवान आ गए, इसका नहीं है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलितों में 2 अलग अलग वोट आधार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों का मिलना तेल और पानी के मिलने की तरह हो गया है ज्ञानेश्वर जी, कि वो नहीं मिल सकते। जैसे कहते हैं ना, अमित शाह हमेशा बिहार जाते थे तो कहते थे कि तेल और पानी का मामला है नीतीश कुमार और आरजेडी का, मतलब जेडीयू आरजेडी का मामला तेल और पानी का। ये तेल और पानी का मामला तो यहाँ दिख रहा है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का, कि दोनों आएंगे साथ में कैसे, जब दोनों ने एक वैचारिक लाइन पकड़ ली है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण है हम उसका विरोध करेंगे और हम समर्थन करेंगे। अगर जीतन राम मांझी समर्थन कर रहे हैं और चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों साथ में आएंगे कैसे? बिल्कुल, फिर तो ये हो जाएगा कि जो महादलित का वोट है वो चिराग पासवान के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, और चिराग पासवान का वोट इनके कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। तो इसमें तो लेकिन सोचिए अजीत जी कि नीतीश कुमार तो ये कहेंगे कि देखिए 34 साल बाद जब उनकी सेहत पर सवाल उठाया जा रहा है, और यदि बेलागंज सचमुच जेडीयू जीत जाता है, तो नीतीश कुमार कहेंगे कि देखिए जो काम हम 1995 में नहीं कर पाए, 2000 में नहीं कर पाए, 2005 में नहीं कर पाए, 10 में नहीं कर पाए, 15 में नहीं कर पाए, 20 में नहीं कर पाए, 24 में हमने बेलागंज में, जब सब लोग कह रहे थे कि मैं अब बिल्कुल खत्म होने की बेला में हूं। हाँ, तो ये सबसे बड़ी जीत उन्हीं की होगी, और सबसे बड़ा मैसेज उन्हीं की तरफ से होगा। अब फिर वो बड़ी शान से ये बात कह सकते हैं कि हम तो अपना यादव जहां खड़ा करते हैं वहां लालू यादव की यादव को हरा देते हैं। तो ये बात वो कहते हैं, लोकसभा चुनाव में कई बार करके दिखाया है, वो विधानसभा चुनाव में भी कर देंगे। और यादव में भी आपने किसको हराया? तो सुरेंद्र यादव के बेटे को। सुरेंद्र यादव का फिफडम है, वो गढ़ है, वो किला है वहां, उसमें वहां कभी नहीं हारे विधानसभा का चुनाव,
वहां अगर उनका बेटा उनके एमपी रहते, विधानसभा का चुनाव हार जाता है, तो ये आरजेडी की भी हार है, सुरेंद्र यादव की भी हार है और बहुत बड़ी जीत है नीतीश कुमार। हाँ, तो ये सबसे बड़ा विनर तो नीतीश कुमार ही हुए इसमें। बिल्कुल। इसमें एक मैसेजिंग भी हो गया पूरे प्रदेश में, और ये भी कि जो लोग भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार की सेहत के साथ-साथ नीतीश कुमार की पार्टी का भी ग्राफ अब गिरता जा रहा है, और जो लोग नीतीश कुमार की सेहत के साथ-साथ उनकी पार्टी की सेहत की भी चिंता में दुबले हो रहे थे, कि ये भी कहने वाले बहुत लोग थे कि कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे, कुछ लोग आरजेडी में चले जाएंगे, पार्टी ही खत्म हो जाएगी नीतीश कुमार की, उन सबको जवाब मिल जाएगा इससे, एक बेलागंज की जीत से। तो अगर अभी 2 सीटें एनडीए जीत रही है और कंटेस्ट में है रामगढ़ की सीट, तो एनडीए तो गेन में है, एनडीए गेन में है, लेकिन आगे के लिए उसको चुनौती दलित वोट को लेकर के है कि दलित वोट में उसका बिखराव नहीं रुकेगा। वो रोकने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना होगा और सरकार के लेवल पर उठाना होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कहा कि हम वर्गीकरण लागू करेंगे, उसी तरह से सरकार के लेवल पर एक डिसाइड करना होगा कि वर्गीकरण लागू करना है, नहीं लागू करना है। इस फैसले को फिर से चुनौती देनी है। वैसे चुनौती वाली याचिका तो फिर चुनौती वाली याचिका भी खारिज हो गई है, समीक्षा की सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करना है सबको, तो वो कुछ डिसाइड करना होगा, उसमें चुनना होगा कि अगर बड़ा वोट महादलित का है 15%, तो उसको एकजुट करने के लिए हम उसके साथ रहेंगे, वर्गीकरण लागू कर देंगे, 5% पासवान का वोट हम छोड़ देंगे। लेकिन उसमें फिर बसपा से कैसे उस वोट को बचाएंगे? जो बसपा का वोट आपका यहाँ महादलित का वोट तो मान लीजिए मिल जाएगा गया में, लेकिन रामगढ़ में तो नहीं मिला, रामगढ़ में तो वो बसपा के साथ चला गया, तो उस वोट को बिखरने से कैसे बचाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। बाकी हम लोगों ने देखा कि तरारी हो, रामगढ़ हो या बेलागंज हो, जो फॉरवर्ड का वोट है, और बाई एंड लार्ज इमामगंज में भी वो वोट रहा है एनडीए के साथ, वो वोट एनडीए से अलग नहीं गया है। लेकिन दलित का वोट, और अगर कुशवाहा वोट टूटा है रामगढ़ में, तो कुशवाहा वोट जितना भी टूटा है, कुशवाहा का वोट मिला है, जो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, बीजेपी को मिला है कुशवाहा का, तो उस वोट को संभालने की एक चुनौती हो गई है बीजेपी और एनडीए के सामने, कि जो अपना लौकुश का समीकरण है वो और दलित का, उसको बचाना है, उसको एकजुट करना। इस चुनाव से जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये निष्कर्ष होगा एनडीए के लिए। तेजस्वी का बता ही दिया, प्रशांत किशोर का हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चलिए देखिए, अब घंटे कितने बचे हैं, 23 तारीख को नतीजे आएंगे और फिर यह मालूम होगा कि देखिए असली नतीजे क्या निकले, और उसके जो अर्थात होंगे वह भी हम लोग आपको समझाएंगे कि बिहार की राजनीति अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो आप देखते रहिए लाइव स्ट्रीम को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, एंड नेक्स्ट पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।